Hello friends, I am Ashish Sharma and I again welcome you to my YouTube channel Ashish Sharma Physics पाठशाला। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग की सीरीज चला रखी है। आज हम गाउस के नियम का द्वितीय अनुप्रयोग अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने अनंत लंबाई वाले किसी रेखीय चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। आज हम अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत, इसके दो अनुप्रयोग है, एक चालक और एक अचालक। पहले हम अचालक परत के कारण पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अचालक परत बनाएंगे। ये हमारे पास क्या है, अपरिमित मीन्स इसकी जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है, अनंत। उसका अपन ने एक हिस्सा माना है। मान लीजिए ये ए बी सी एंड डी, ये अनंत लंबाई वाली किसी अचालक परत का एक भाग है। अब हमने क्या किया, इसको आवेश दिया। जब हम इसे आवेश देंगे तो दिया गया आवेश इसके क्षेत्रफल के अनुदेश वितरित हो जाता है, और वो भी कैसे, एक समान रूप से। ये आपके पास सतत आवेश वितरण है, एक समान आवेश वितरण है। ये जो दिया गया आवेश था इसकी संपूर्ण सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हमें मान लीजिए ये जो परत है अभी कैसे, ऐसे, ये मान लीजिए कोई अचालक परत है, ये अभी कैसे रखी है, ऐसे। हमें इससे लंबवत दूरी, इसकी लंबवत दूरी मींस ऐसे, इसकी लंबवत दूरी पर स्मॉल आर डिस्टेंस के किसी पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये मान लीजिए इस परत का मध्य बिंदु है O, सेंटर पॉइंट O, और इससे कितनी डिस्टेंस पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर, लेट्स सपोज कोई पॉइंट क्या है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो वही चीज सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण करेंगे और उसके बाद उसका एम्पलीट्यूड अर्थात परिमाण ज्ञात करेंगे। दिशा ज्ञात करना फिक्स पैटर्न, पहले तीन जो एप्लीकेशन है तीनों का सेम मेथड है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बिंदु O से समान दूरी पर ये डिस्टेंस ऐसे समान दूरी पर, जितना ऊपर उतना नीचे, दो अल्पांश एज्यूम करने हैं आपको, दो अल्पांश मानने हैं। इनका क्षेत्रफल कितना है, ds। मान लीजिए ये वाला जो अल्पांश है आपके पास, इसको मैंने नाम दे दिया x और इस अल्पांश को मैंने नाम दे दिया y। इनका क्षेत्रफल दोनों का कितना है, ds। यहां से यहां की जो दूरी है ये हमने मान ली d, और यहां से यहां की जो दूरी है वो भी कितनी हो गई, d। इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, बिंदु O से एक तो समान दूरी पर, ऊपर भी d और नीचे भी d, और दूसरा जो अल्पांश आपने माने हैं उनका क्षेत्रफल भी एक समान। इसको मैं नाम दे दूं, इस क्षेत्रफल को मान लीजिए ds1 और इसको मैंने नाम दे दिया ds2। अब हम क्या करेंगे, इसके कारण पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस ds1 को बिंदु P से मिला देते हैं और इस ds2 को भी बिंदु P से मिला देते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है। ये क्या है आपके पास, धनावेश, और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो क्या होगी, धनावेश से परे। धनावेश से परे मतलब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा पॉइंट P पर, उसकी दिशा इधर। इसको मैंने नाम दे दिया DE1 वेक्टर।
dE1 क्यों दिया? क्योंकि यहां पर अल्पांश है, अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो भी क्या होगा? अल्प, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया हमने? dE1 वेक्टर। इन द सेम वे यहां पे क्या है? ds2, इसके कारण जो पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आएगी वो इससे परे, तो इसकी जो दिशा है वो आपके पास इधर हो जाएगी, dE2। ये जो लेंथ है आपको इक्वल रखनी है, क्योंकि देखिए ये डिस्टेंस r, ये d, ये क्या है? इस त्रिभुज का कर्ण है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? √r², आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ऐसे ये जो वैल्यू है ये भी आपके पास कितनी आ जाएगी? x से p की डिस्टेंस जो है दैट इज r² प्लस d²। अब देखिए अल्पांश समान है, आवेश समान है, दूरी समान है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण भी एक समान होगा, लेकिन दिशा कैसी? यहां पे अलग अलग। जब पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं अलग अलग हो तो परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं हम? कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये एंगल लेट सपोज थीटा, ये भी थीटा, तो ये दोनों एंगल भी कितने हो जाएंगे? ये भी थीटा और ये भी थीटा। अब इस dE1 वेक्टर को पहले हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, तो थीटा के साथ जो घटक आता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, क्षैतिज घटक कहते हैं, उसका मान हमेशा कितना आता है? cos थीटा। तो ये आपके पास हो गया dE1 cos थीटा, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, कितना? dE1 sin थीटा। ये तो dE1 वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। अब ऐसे dE2 वेक्टर के कंपोनेंट, थीटा की डायरेक्शन में जो घटक आएगा उसे हम क्या कहेंगे? dE2 cos थीटा। और ऐसे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, ऊर्ध्वाधर जो घटक आएगा दैट इज dE2 sin थीटा। अब ये dE1 sin थीटा और dE2 sin थीटा परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत, क्या करेंगे? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, जबकि क्षैतिज घटक dE1 cos थीटा और dE2 cos थीटा ये परिमाण और दिशा दोनों में समान है, इसलिए जुड़कर क्या करेंगे? परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र की क्या आ गई? दिशा पॉइंट P पर कैसे आएगी? ये आपके पास परत और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर आ रही है? इसके लंबवत। अब ये जो हमने काम किया है इसी को हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो देखिए चित्रानुसार आपको इसमें कुछ भी नहीं रटना है, ये सब सेम है। फर्स्ट 3 जो एप्लीकेशन है उसमें सेम मेथड है, जो हमने काम किया है उसको एज इट इज हमें लिखना है। चित्रानुसार ABCD एक अपरिमित, ABCD एक अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत का एक भाग है जिसका मध्य बिंदु O है। इस परत से लंबवत दूरी स्मॉल r पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जबकि अब देखिए ये जो परत है इसको हमने आवेश दिया, जब इस परत को आवेश दिया तो ये आवेश कहां फैलेगा? परत में क्या होता है? क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई मीन्स क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल पर वितरित हो जाएगा, इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा
और जब किसी पिंड को दिया गया आवेश उसकी पृष्ठ अथवा क्षेत्रफल पर वितरित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण। और उसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को हम उसका क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहां इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, उसे हम किससे शो करते हैं, सिग्मा। तो इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि परत का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। ये क्या करेगा, आपको समझने में भी मदद करेगा। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यहां लिख लेना आप चित्र किसका, ये अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु O से समान दूरी कितनी, स्मॉल d पर दो सममित अल्पांशों x एवं y की परिकल्पना करते हैं। यदि अल्पांशों x एवं y द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्रमशः कितना मान लें हम, dE1 वेक्टर एवं dE2 वेक्टर हो तो देखिए क्या होगा, बिंदु P पर dE1 वेक्टर एवं dE2 वेक्टर परिमाण में एक समान किंतु दिशा में भिन्न भिन्न, दिशा में भिन्न भिन्न कैसे हैं, एक की डायरेक्शन x से p की ओर, xp एवं yp के अनुदिश, इनकी डायरेक्शन हो गई भाई। एक तो किधर है, xp के अलोंग है और दूसरा yp के अलोंग है। तो बिंदु P पर dE1 वेक्टर एवं dE2 वेक्टर परिमाण में एक समान किंतु दिशा में भिन्न भिन्न होंगे। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए dE1 वेक्टर एवं dE2 वेक्टर, जब भी ऐसी स्थिति आती है, फर्स्ट चैप्टर से बताता आ रहा हूं आपको, क्या करते हैं हम, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। तो dE1 वेक्टर एवं dE2 वेक्टर को घटकों में वियोजित करने पर देखिए घटकों में वियोजित कैसे करेंगे, अब आप dE1 वेक्टर का क्षैतिज घटक कितना आ गया आपके पास, dE1 cos थीटा, और dE1 वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक dE1 sin
थीटा। इसी प्रकार DE2 वेक्टर का क्षैतिज घटक कितना आएगा आपके पास? DE2 cos थीटा, और DE2 वेक्टर का ऊर्ध्वाधर घटक DE2 sin थीटा। अब क्या आ रहा है हमारे पास? जो दोनों ऊर्ध्वाधर घटक है परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, जबकि क्षैतिज घटक जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां? DE1 वेक्टर एवं DE2 वेक्टर के ऊर्ध्वाधर घटक, ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा हमने इससे पिछले में पढ़ा था। DE1 sin थीटा व DE2 sin थीटा परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। जबकि क्षैतिज घटक कौन कौन है? DE1 cos थीटा व DE2 cos थीटा। ये परिमाण और दिशा दोनों में समान है। परिमाण एवं दिशा में एक समान होने के कारण परस्पर जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदान करते। ये लो, ये आपकी क्या आ गई? डायरेक्शन आ गई। तो क्या देखा हमने कि अतः अपरिमित समरूप आवेशित कौन सी परत है? अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के अभिलंबवत, मतलब परत के लंबवत। इसको डायरेक्शन की बात करूं तो ओपी के अनुदिश होती। तो ये हमारे पास किसी भी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसकी दिशा हमेशा परत के लंबवत होती है। जैसे ये हमारे पास क्या है? परत है, अचालक परत इस प्रकार से रखी है। इसे जो दिया गया आवेश है इसकी संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित है। तो विद्युत क्षेत्र जो आएगा इसके कारण, उसकी दिशा हमेशा इसके ऐसे लंबवत होती है। तो अभी हमने अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा का निर्धारण कर लिया। अगला काम क्या है हमारा? परिमाण का निर्धारण करना। अब परिमाण के निर्धारण के मैंने आपको फिक्स पॉइंट बताए थे, वही काम करना है। कौन कौन सा था? फर्स्ट, आपको गाउसियन पृष्ठ बनाना है। गाउसियन पृष्ठ कैसा बनाना है? जिसके किसी पॉइंट पर, मतलब जिसके किसी भी बिंदु पर क्या हो? पॉइंट P हो। उसके बाद में आपको फ्लक्स की परिभाषा लगानी है। फ्लक्स की परिभाषा से फाई का मान निकालना है आपको। फिर आपको क्या करना है? गाउस का नियम लगाना है, और गाउस के नियम के बाद आपको यहां से इक्वेशन फर्स्ट आएगी, यहां से सेकंड, और दोनों को क्या करना है? आपको इक्वल रखना है। ये फिक्स पैटर्न आपको बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास परत थी A B C D। ये अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है।
इसको हमने आवेश दिया, ये इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अपन ने मान लिया कि ये जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है ये कितना है, सिग्मा। सिग्मा क्या है इसका, पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब देखिए हमें गाउसियन पृष्ठ मानना है। अब गाउसियन पृष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, ये आपके पास परत थी आपकी, है ना, ये क्या है आपके पास, अचालक परत, और इससे r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P था जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, r डिस्टेंस तो ये परत से इधर, जैसे ये आपके पास परत है तो r डिस्टेंस तो इधर और r डिस्टेंस ही इधर, ऐसे ये आपके पास r डिस्टेंस इधर और r डिस्टेंस इधर, ऐसा आपको क्या मानना है, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ मानना है। अब देखिए ये जो परत है इसके बीच में है और इधर स्मॉल r डिस्टेंस का बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ इधर और स्मॉल r का इधर, मींस इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है टोटल, ये कितनी हो गई आपके पास, 2r। ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। अभी बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को कितने भागों से मिलकर बना माना जाता है, 3 भागों से। कौन कौन सा, पहला वृत्ताकार भाग ये वाला, इसको हम क्या नाम देंगे, S1। दूसरा ये वाला वृत्ताकार भाग, इसको हमने क्या नाम दिया, S2। और तीसरा वक्राकार भाग, ये बेलन है आपके पास में, तो एक इसका ये वाला वृत्ताकार भाग, एक इसका ये वाला वृत्ताकार भाग, और एक इसका वक्राकार भाग जो इसकी चारों तरफ है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग। तो ये आपके पास हो गया S3, जो वक्राकार था उसको मैंने क्या मान लिया, S3। अब तीनों के लिए हमें अल्पांश अज्यूम करने हैं। तो देखिए यहां पे मैंने ये अल्पांश लिया, इसकी क्षेत्रफल सदिश, ये जो अल्पांश क्षेत्रफल माना है इसकी दिशा किधर होगी, इससे पृष्ठ से बाहर की ओर और इसके अभिलंबवत। तो ये आ गया आपके पास ds1। इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र इधर ही था ऑलरेडी, तो ये E वेक्टर। ये डायरेक्शन बड़े ध्यान से समझनी है आपको। अब इधर S2 के लिए बात करेंगे, यहां पर ने एक अल्पांश मान लिया, इस अल्पांश की डायरेक्शन इस पृष्ठ के, ये वाला जो पृष्ठ है इसके अभिलंबवत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, ये परत है आपके पास में, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अभिलंबवत होगी। अब अभिलंबवत का मतलब इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, भाई लंबवत तो दोनों तरफ होगी ना, इधर भी और इधर भी। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र इसके अभिलंबवत, ये परत ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र एक बार उधर और एक बार इधर, तो ये E और ये इधर ही आपके पास ds2। अब देखिए ये बच गया S3 के लिए हम क्या करेंगे, ये अपन ने एक अल्पांश मान लिया, मान लीजिए आप यहां मान लीजिए, यहां मान लीजिए, कहीं भी मान लीजिए, एक अल्पांश मान लीजिए, यहां मान लीजिए आप चाहें तो। इसकी दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत ऊपर की ओर, तो ये ds3, और विद्युत क्षेत्र तो चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, E वेक्टर। ये एंगल कितने का हो गया, 90 का। ये दोनों 0 0। यहां पे पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है आपके पास में, सिग्मा। तो देखिए शुरू करते हैं हम। अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अब ये लंबाई कितनी, ये r और ये r, तो टोटल ये जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है इसकी लंबाई कितनी होगी, 2r। तो 2r लंबाई वाले ऐसे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ कैसा मानना है मैंने आपको बता रखा है, पहले 3 अनुप्रयोगों में बेलनाकार, लास्ट वाले 3 में गोलाकार। तो 2r लंबाई वाले ऐसे बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की परिकल्पना करते हैं
जिसकी पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है। ये हमारे पास पॉइंट P है जहां में क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र। आता है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई ई निम्न अनुसार होगा। देखिए फ्लक्स की परिभाषा लगाएंगे तो फाई ई बराबर, बिल्कुल फिक्स पैटर्न है, हर एक अनुप्रयोग में आपको यही काम करना है। पहले फ्लक्स की परिभाषा लगानी है, फिर गाउस का नियम लगाना है और दोनों इक्वेशनों को आपको कंपेयर करवाना है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डीएस। अब आप इसको समझ रहे हैं, यहां में क्या करना है, बंद पृष्ठ का समाकलन करना है, मीन्स पूरे इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स देखना है। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डीएस आ रहा है, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कैसे, क्योंकि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ को निम्न भागों से मिलकर बना माना जा सकता है। देखिए कौन कौन सा, वहां पे इससे पिछले वाले अनुप्रयोग में जो आपके पास पृष्ठ आया था बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, वो हमने कुछ इस तरीके का लिया था। तो वहां क्या था, एक ऊपरी भाग, एक नीचे वाला सिरा और एक वही वक्राकार भाग। यहां इस प्रकार का गाउसीय पृष्ठ है, तो एक तो इधर वाला वृत्ताकार भाग, एक इधर वाला वृत्ताकार भाग और एक वक्राकार भाग, ये दाईं तरफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दाया वृत्ताकार भाग, जिसको हमने क्या माना है, S1। फिर बाया वृत्ताकार भाग, जिसको हमने क्या माना है, S2। एंड थर्ड वक्राकार भाग, जिसको हमने क्या माना है, S3। तो अब हम क्या करेंगे, इसको S1, S2 और S3 की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे आता है, इंटीग्रेशन ऑफ S E डॉट ds इज इक्वल्स टू S1 E डॉट ds1 प्लस S2 E डॉट ds2 प्लस S3 E डॉट ds3। ये देखिए अपन ने इसको अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया। अब ये जो वैल्यू है E डॉट ds की, ये मैं यहां रख दूं तो फाई क्या आ जाएगा आपके पास, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ S1 E डॉट ds1 S2 E डॉट ds2 एंड S3 E डॉट ds। ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, अदिश गुणा हो रहा है, और अदिश गुणा हम कैसे सोल्व करते हैं, फाई इज इक्वल्स टू S1 इसका परिमाण, इसका परिमाण और साथ में cos थीटा, EDS1 cos थीटा 1। ये वाला जो एंगल आपके पास, इसको हमने माना θ1, ये θ2 और ये θ3, प्लस S2 EDS2 cos थीटा 2 प्लस S3 EDS3
एंड cos थीटा 3। बिल्कुल पिछले वाले की तरह चल रहे हैं। अब हम थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि E वेक्टर पैरेलल है ds1 वेक्टर। एक बार यहां देखिए आप, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ऐसे ही E वेक्टर और ds2 वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। यहां E वेक्टर और ds3 ये परपेंडिकुलर है, तो थीटा 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। तो E वेक्टर पैरेलल है ds1 वेक्टर, अतः थीटा 1 कितना हो गया आपके पास? 0। ऐसे ही E वेक्टर पैरेलल है ds2 वेक्टर, थीटा 2 कितना हो गया? 0। और इसी प्रकार E वेक्टर परपेंडिकुलर है ds3 वेक्टर, इसलिए थीटा 3 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 90। बहुत सिंपल है। अब ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, जैसे जैसे वैल्यू आती जा रही है हम उसको सब्स्टिट्यूट करते जा रहे हैं। तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? इंटीग्रेशन ऑफ s1 e ds1 cos 0 s2 e ds2 cos 0 s3 e ds3 एंड cos 90। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। फाई ई इज इक्वल्स टू s1 e ds1 cos 0 की वैल्यू 1, s2 e ds2 cos 0 की वैल्यू 1 प्लस s3 e ds3 और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये पूरा 0 हो गया। बच के आ गया आपके पास फाई ई इज इक्वल्स टू s1 e ds1 प्लस s2 e ds2। अब देखिए, चूंकि विद्युत क्षेत्र कैसा है? समरूप है, तो E को तो हम बाहर ले लेंगे। फाई इज इक्वल्स टू E इंटीग्रेशन ऑफ s1 ds1, इंटीग्रेशन ये E भी बाहर आ जाएगा, s2 और ds। अभी ds1 क्या इसका अल्पांश है? जब हम इसका समाकलन करेंगे s1 के सापेक्ष, तो ये पूरा जो वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ds2 क्या है? इस वृत्ताकार भाग का अल्पांश है। इसका जब हम समाकलन करेंगे, समाकलन का मतलब क्या है? देखिए यहां पे अपने का अल्पांश माना है, और समाकलन का मतलब है कि ऐसे छोटे छोटे जितने भी अल्पांश है आप सबको ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड कर दोगे तो यहां तो क्या आ जाएगा? s1, यहां क्या आ जाएगा? s2। E ये ds1 का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा देखिए, जो बाय वाले बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो सकती है, समाकलन में दिक्कत हो सकती है, तो वो कैसे याद रखेंगे? देखिए यहां क्या है, ये क्या है? ये किसकी जैसी आकृति दिखाई दे रही है आपको? किसकी शेप है ये? सांप की। सांप ऐसा ही तो होता है, सांप देखा होगा ना, कैसा होता है सांप? ऐसा ही। और यहां इस सांप और इस s1 के बीच में क्या रखा है? D। D का मतलब दूध। क्या रखा है? दूध। तो ये सांप क्या करेगा? इस दूध को पी जाएगा। ये सांप क्या करेगा? इस दूध को पी जाएगा और किसको छोड़ देगा? s1। ठीक ऐसे ही यहां भी सांप है, s2 के बीच में क्या रखा है? दूध। ये सांप इस दूध को पी जाएगा और बाकी जो बचेगा उसको छोड़ देगा। तो हमेशा आप ध्यान रखें, जब भी ऐसे आता है ना d और उसके बाद में कोई भी भौतिक राशि आ रही है उसका इंटीग्रेशन करना हो, तो आप d हटा दिया करो, उसके बाद जो आ रहा है उसको ठीक वैसे के वैसे लिख दिया करो। ये केवल बायो वाले बच्चों के लिए, मैथ वालों को तो वैसे इंटीग्रेशन बहुत अच्छा आता है। तो क्या आ जाएगा? s1 प्लस यहां से क्या आ जाएगा? s2। अब देखिए s1 और s2 क्या है? एक ही तो बेलन के वृत्ताकार भाग है, तो क्या ये अलग अलग होंगे? भाई हमारे पास बेलन ही है, तो इस बेलन का जितना वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल ये होगा, उतना ही बेलन का वृत्ताकार क्षेत्रफल ये होगा।
क्योंकि दोनों इस बेलन की जो मोटाई है वो एक समान ही तो है। तो चूंकि S1 बराबर S2 किसके मान लें हम? S के। एक समान क्षेत्रफल है तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? ES प्लस ES, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 2ES। इक्वेशन आ गई हमारे पास। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आधा काम हो गया हमारा। क्या बताया था आपको? बिल्कुल फिक्स पैटर्न। सबसे पहले गाउसियन प्रश्न माना, फ्लेक्स की परिभाषा लगाई, गाउसियन प्रश्न को 3 भागों में डिवाइड किया, तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करके अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली? फाई। अगला काम क्या है बोलो? गाउस का नियम लगाना। तो क्या करेंगे? गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है कि बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा? फाई इज इक्वल टू 1/ε0 एंड सिग्मा क्यू। ये गाउस का नियम है। अभी हमें यहां क्या करना है? सिग्मा क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सिग्मा क्यू की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व मानना क्या अपन ने कितना? देखो बड़ा सिंपल सा है। जब आपको पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण में आपको बताया था कि पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से दर्शाते हैं और सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाई एस या Q बाई ए। तो यहां से Q बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा इंटू एस। भाई ये क्षेत्रफल कितना है? ये वाला। ये क्षेत्रफल कितना है हमारे पास? S। ये देखो ना बराबर बराबर मान रखा है ये रहा। और आवेश घनत्व कितना मान है? सिग्मा। तो यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो? सिग्मा। तो सिग्मा Q बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू एस। कैसे आया ये बताया ना आपको? सिग्मा बराबर Q अपॉन एस। Q बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू एस। ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 एंड सिग्मा इंटू एस। लेट्स सपोज दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन आ गई। अब अपना जाना पहचाना काम करना है। यहां भी फाई की वैल्यू है और यहां भी फाई की वैल्यू है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, देखिए बिल्कुल फिक्स, मैं बार बार कह रहा हूं बिल्कुल फिक्स मेथड है। आपको यही काम करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। दोनों को बराबर रखो तो 2ES सिग्मा इंटू एस अपॉन ε0। एस एस क्या हो जाएगा? यहां कैंसिल। हमें तो E चाहिए। E बराबर ये 2 कहां जाएगा? नीचे। तो कितना आ गया? सिग्मा अपॉन 2ε। ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। आसान है ना? अब इसका क्या करेंगे हम? सदिश निरूपण। तो देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। यहां पे क्या लगा दोगे आप? E वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 और साथ में क्या लगा देते हो जब भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना होता है आपको? आर कैप। यहां आर कैप क्या है? जहां आर कैप ई वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है, जो किसके अलोंग है? ओपी वेक्टर के, भाई इसके लंबवत आ रहे हैं ना, तो ओपी वेक्टर के अनुदिश। ये क्या आ गया आपके पास? यहां से किसी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। बहुत आसान है, एक बार दोबारा से फटाफट रिवाइज कर लीजिए। हमने क्या माना? अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए 2r लंबाई वाला बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना, फ्लक्स की परिभाषा लगाई, फाई बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ एस ई डॉट डी एस। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ जहां भी आएगा, फर्स्ट 3 एप्लीकेशन है, तीनों में बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ आएगा और प्रत्येक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, 2 वृत्ताकार भाग और एक वक्राकार भाग। 2 वृत्ताकार भाग और एक वक्राकार भाग, तीनों में डिवाइड कर दिया। तीनों के कारण हमने अलग अलग फ्लैक्स देखा, θ1, θ2, θ3, θ1 और θ2 की वैल्यू 0 0, θ3 90। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास में ये तो 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 तो ये पूरा 0, यहाँ e बाहर आ जाएगा। ds1 का जो इंटीग्रेशन है ये s1 इसका s2 दोनों को इक्वल मान लेंगे हम, 5 बराबर es प्लस es एंड 2es। आधा काम इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें फ्लैक्स गाउस का नियम लगाना है, फ्लैक्स की परिभाषा निकाल ली, गाउस का नियम लगाया, फाई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू। सिग्मा क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करी सिग्मा इनटू एस, तो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू एस, दोनों को बराबर रखेंगे तो 2es बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल एंड e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना हो साथ में क्या लगा देंगे, आर कैप। आर कैप की जो डायरेक्शन है वो ई वेक्टर के अलोंग है और जो क्या है ओपी वेक्टर के अनुदिश है। तो ये था आपके पास परिमाण का निर्धारण। अब हम ग्राफ देखेंगे, इसके निर्भरता देखते हैं कि कैसे कैसे ई की वैल्यू चेंज होती है। तो देखिए आपके पास आ रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहले हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा पर निर्भरता, ये तो देखिए प्रोपोर्शनली आ रहे हैं, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। और प्रोपोर्शनलिटी का जो ग्राफ था वो मैंने आपको कल भी समझाया था। ये सेंटर पॉइंट O, इधर मैंने मान ली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इधर मैंने मान लिया आवेश घनत्व सिग्मा। तो आपके पास जो ग्राफ आएगा वो किधर आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। तो ये किसका ग्राफ आ गया आपके पास, E की सिग्मा पर निर्भरता। अब हम R पे और देखेंगे, इसको हम केस फर्स्ट कह सकते हैं, केस सेकंड। विद्युत क्षेत्र की परत से दूरी पर निर्भरता। देखिए क्या आ रहा है आपके पास, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कहीं R में और E में कहीं रिलेशन आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा। इसका मतलब ये दोनों निर्भर ही नहीं करते। E प्रोपोर्शनल टू R की पावर 0, इसका मतलब नियत रहती है E R के सापेक्ष नियत रहता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो आपको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, इधर मैंने मान लिया E और इधर मैंने मान लिया R। अब बड़ी सिंपल सी बात है, पहले आप समझो इसको। भाई ये कोई हमारे पास परत दी हुई है मान लीजिए, है ना। इस परत से अगर आप इतनी दूरी पर पॉइंट पी लेंगे तो भी विद्युत क्षेत्र आपको कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉइंट पी यहां आ गया तो भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉइंट यहां आ गया, भैया R1 मान लो, है ना, यहां से यहां की R2 एज्यूम कर लो तो भी उतना ही है। यहां से यहां की मान लीजिए R3 हो गई तो भी कितना मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, नियत है। तो जब नियत होता है तो उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं? ऐसे। इसका मतलब क्या है? यहां जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मैंने कितनी मानी हुई है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप चाहे यहां हो, आप चाहे यहां हो, आप चाहे यहां हो, आप चाहे यहां हो, हर एक पॉइंट के ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र कितना मिलेगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? अर्थात अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परत से दूरी पर निर्भर नहीं करती है। तो ये था आपके पास द्वितीय अनुप्रयोग किसी अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे अगले लेक्चर में हम चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।